हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्रॉब्लम क्या होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, इंस्टेड अंडरस्टैंडिंग समझ बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जनित तक लेके जाएंगे, टॉप तक लेके जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि हर एक सेशन को अटेंटिवली देखते रहना है, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में फिर उसका सॉल्यूशन देखना है और बिल्कुल समझते हुए चलना है। जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो वहाँ पे पीछे का चीज़ को आप, तो क्वेश्चन हो या अंडरस्टैंडिंग हो, उसको रिवाइज कर लो, ताकि आप जब आगे प्रोसीड करो तो आपको पीछे की चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएं और आपको इस टॉपिक में मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात है, हिंदी में हम परम्यूटेशन को कहते हैं क्रमचय, यानी कि क्रम से चयन करना, और कॉम्बिनेशंस को कहते हैं संचय, यानी कि संग चयन करना। संचय यानी संग चयन करना, यानी साथ में चयन करना। तो कॉम्बिनेशन हमारा हो जाता है सिलेक्शन। जब भी हम चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन यूज आएगा, और जहाँ पे भी हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे हमेशा परम्यूटेशन यूज आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसे कि हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे कि कलेक्ट कर रहे हैं या फिर चूज कर रहे हैं। और जब भी हम कलेक्ट करेंगे या फिर चूज करेंगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट यानी कि क्रम की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अरेंजमेंट नहीं होगा ऐसे किसी भी केस में। और जब भी हम अरेंज करेंगे तो हम ऑर्डर में लगा रहे होंगे, ऑब्वियसली अरेंज कर रहे होंगे, तो ऐसी जगहों पे हमारा अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे कि नंबर्स अरेंज रहते हैं 1 2 3 4 5, इजंट इट सो, ये एक अरेंजमेंट है। और ऐसे रैंडमली अगर रख दिया हमने 5 4 3, तो ये रैंडमली है, सेलेक्ट किए हुए नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 11 प्लेयर्स टीम के लिए सेलेक्ट किए, तो ये सिलेक्शन है। और बैटिंग ऑर्डर अरेंजमेंट है, इसको टॉप पे खिलाएंगे, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, तो ये एक अरेंजमेंट है। और 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना वो एक सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये बात इजीली समझ में आनी चाहिए। अभी सिंपल सा एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि लेट अस से 2 3 5 7 ये हमारे 4 नंबर्स थे, ठीक है। अब इनमें से हमें 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन 2 नंबर्स का करना है, तो यानी कि 2 और 3 हो सकता है कि नहीं। अब अगर 2 और 3 की बजाय हम 3 पहले सेलेक्ट करें, 2 बाद में सेलेक्ट करें, तो एज लॉन्ग एज सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अरेंज करेंगे, अगर हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो पहले 2 सेलेक्ट कर रहे हैं या पहले 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मैटर करेगा। तब हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होगा। ओके। सिमिलरली अगर हमें 3 लेटर्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, और हमें 2 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, तो या तो हम ए और बी को सेलेक्ट करेंगे, या बी और सी को सेलेक्ट करेंगे, या सी और ए को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने को हम बी और ए को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि ए बी और बी ए सेम ही है तो ये एक अलग सिलेक्शन नहीं होगा। तो टोटल सिलेक्शन हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इस केस में, और तो कोई सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है कि नहीं। लेकिन यही अगर हम अरेंजमेंट की बात करते तो, यही अगर हम अरेंजमेंट की बात करें ए बी और सी का, तो पहले ए फिर बी फिर सी ऐसे अरेंज किया जा सकता है, या फिर पहले ए फिर सी फिर बी, इजंट इट सो। या फिर हम पहले बी फिर ए फिर सी को अरेंज कर सकते हैं, या फिर पहले बी फिर सी फिर ए। सिमिलरली सी ए बी और सी बी ए, और तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। टोटल 6 हमारे अरेंजमेंट आ जाएंगे, है कि नहीं। ये बात क्लियर होगी, कोई इसमें डाउट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए।
अब हम दो चीज़ें सीख रहे हैं कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें एडिशन का यूज़ करना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ जगहों पे हमें मल्टीप्लिकेशन पीएनसी के टॉपिक में या इन जनरल भी यूज़ में आएगा और कई जगहों पे हमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन हम कहाँ पे करेंगे? जहां जहां पे भी और वाला केस होगा। हिंदी में कहें तो या ये करना है या ये करना है, तो दो में से कोई एक चीज़ करनी है, तीन में से कोई एक चीज़ करनी है। ठीक है, जहाँ पे कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ है और उनमें से कोई एक करना है या दूसरा करना है या तीसरा करना है, साथ में नहीं करना है। तो जहाँ पे अलग अलग है और का ऑप्शन है, जहाँ पे भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे हमें एडिशन करना पड़ेगा। और जहाँ पे कि हमें दो एक्टिविटीज़ तीन एक्टिविटीज़ साथ में करनी है, हिंदी वाला और है, वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि हमें सिलेक्शन करना है एक वॉवेल का या फिर एक कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो अगर एक वॉवेल का सिलेक्शन करना है या फिर कॉन्सोनेंट का करना है और आ रहा है, यानी कि एडिशन होगा। यानी कि या तो हम एक वॉवेल को सिलेक्ट कर रहे हैं या कॉन्सोनेंट, दोनों को साथ में तो सेलेक्ट करना नहीं है हमको। अगर हम वॉवेल को सेलेक्ट करते हैं, हमें पता है कि टोटल 5 वॉवेल्स हैं, तो 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं। 5 तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? या तो ए को करेंगे या ई को करेंगे या आई को करेंगे या ओ को करेंगे या यू को करेंगे, किसी एक को करेंगे। और अगर हम कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करते हैं, टोटल 21 है, उनमें से किसी एक को करते हैं। और क्योंकि दोनों में से किसी एक को करना है और यानी कि एडिशन है, टोटल तरीके हमारे हो जाएंगे 5 + 21 यानी कि 26। क्या ये बात समझ में आती है? एडिशन यानी जहां पे भी इंग्लिश वाला और आ रहा है या आ रहा है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस यानी एडिशन। ठीक है, जहां पे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं वहां पे हमेशा एडिशन होगा। और अगर इसी की जगह दिया होता है कि हमें सिलेक्शन तो करना है, लेकिन एक वॉवेल का करना है और एक कॉन्सोनेंट का करना है, इस बार हमें दोनों ही काम करने हैं। वॉवेल को भी सेलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट को भी सेलेक्ट करना है। एक वॉवेल को सेलेक्ट करना है 5 में से 5 तरीके होंगे, एक कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है 5 में से 21 तरीके होंगे, लेकिन दोनों काम करने हैं। एंड है इस बार, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमें 5 और 21, 5 और 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 21 हमारा आंसर आ जाएगा 105। तो ये दोनों में डिफरेंस हमें जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और कहाँ पे हमको एडिशन करना है। ये चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। और आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और कहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। बाकी हम एग्जाम्पल में धीरे धीरे बनाते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इफ़ यू हैव 2 लेटर्स ए एंड बी, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड? ए और बी हैं, हम इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो बड़ा आसान है, या तो पहले ए को रखें फिर बी को रखें, या पहले बी को रखें फिर ए को रखें। टोटल 2 तरीके होंगे हमारे, कहीं कोई समस्या नहीं है। यही अगर हमारे पास 3 लेटर्स हों ए बी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टोटल 6 तरीकों से 6 वेज से अरेंज होंगे ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि क्यों हमारे ए बी और सी 6 वेज में अरेंज हो रहे हैं? मेथड क्या होगा? क्योंकि अभी तो जैसे 3 लेटर्स हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो हम ये सीखेंगे कैसे। तो अगर हमें अरेंज करना है 3 लेटर्स को, टोटल हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, और हमारे पास लेटर्स भी 3 हैं, ए बी और सी। पहले प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितनी चॉइस है? हम ए बी और सी में से किसी एक को पहले प्लेस पे रखेंगे, तो पहले प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लो हमने बी को रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस पे रखने के लिए 2 ही ऑप्शन बचे, या तो ए को रखेंगे या फिर सी को रखेंगे। तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। माना ए को हमने सेकंड प्लेस पे रख दिया, थर्ड प्लेस पे तो सी को ही आना है, तो एक ही तरीका है कि नहीं? पहले प्लेस पे 3 तरीके थे, दूसरे पे 2 थे, तीसरे पे 1 था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 + 2 + 1 करेंगे या 3 × 2 × 1 करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पहले प्लेस पे भी सेलेक्ट करना है, दूसरे पे भी सेलेक्ट करना है, तीसरे पे भी करना है, तभी तो अरेंज होगा, है कि नहीं? तो यानी कि तीनों काम करने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चॉइस नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद में ये इजीली समझ में आ जाएगा, पर पहले क्वेश्चन में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर क्यों रहे हैं। और मैथमेटिक्स में बेसिकली भी जब भी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे कि एंड होता है। ठीक है,
जहाँ पे भी एंड होगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ पे भी और होगा इंग्लिश वाला वहाँ पे एडिशन होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा आंसर आ जाएगा 6। और यही सेम लॉजिक से जब हम 2 लेटर्स की बात कर रहे थे ए और बी की, तो वहाँ भी यही सेम चीज़ थी कि 2 प्लेसेस थे हमारे पास। पहले प्लेस पे हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, ए को रखेंगे या फिर बी को रखेंगे, और जिसको भी हम रख देंगे पहले प्लेस पे, मान लो बी को रख दिया, तो दूसरे प्लेस पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल बचेगा। क्योंकि दोनों काम करने हैं हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें दिल्ली से ऋषिकेश जाना है, और दिल्ली से ऋषिकेश हम रुड़की होके जा रहे हैं। दिल्ली से रुड़की जाने के टोटल 3 रास्ते हैं और रुड़की से ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिससे कि हम दिल्ली से ऋषिकेश जा सकें। ठीक है, तो हमें जाना तो दिल्ली से ऋषिकेश है, वाया रुड़की जाना है, यानी कि हमें दिल्ली से रुड़की भी जाना है। पहले दिल्ली से रुड़की जाएंगे और फिर हमको रुड़की से ऋषिकेश जाना है। तो यहाँ पे और तो है नहीं, दिल्ली से रुड़की जाना है एंड फिर रुड़की से ऋषिकेश जाना है। दिल्ली से रुड़की जाने के 3 रास्ते हैं, रुड़की से ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं, और एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 टोटल 6 वेज। ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीज। ओके, अब यहीं पे मान लो हमारा केस बनता कि हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है, और लखनऊ से अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम आगरा होके भी जा सकते हैं या अलीगढ़ होके जा सकते हैं। आगरा जाने के लखनऊ से 2 रास्ते हैं और लखनऊ से अलीगढ़ जाने का 1 रास्ता है। आगरा से दिल्ली जाने का 1 रास्ता है और अलीगढ़ से दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक, मान लेते हैं लखनऊ से अलीगढ़ जाने के भी 2 ही रास्ते हैं। ओके, अब हमें लखनऊ से दिल्ली जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। कितने होंगे? तो हमें पता है लखनऊ से दिल्ली हम कैसे कैसे जा सकते हैं, या तो लखनऊ से स्टार्ट करें फिर आगरा होके दिल्ली जाएं, ये एक तरीका है। ठीक है, या फिर और लखनऊ से अलीगढ़ होके दिल्ली जाएं। दोनों रास्तों से तो नहीं जा सकते, किसी एक से ही जा सकते हैं, है कि नहीं? और यानी कि एडिशन होगा, तो पहले हम पहले वाले रास्ते देखेंगे लखनऊ से आगरा होके दिल्ली जाने के, और फिर लखनऊ से आगरा होके दिल्ली जाने के कितने तरीके होंगे। लखनऊ से आगरा जाने के 2 रास्ते हैं और आगरा से दिल्ली जाने का 1 रास्ता है, और लखनऊ से आगरा होकर दिल्ली जा रहे हैं तो एंड होगा यहाँ पे 2 इंटू 1, यानी कि टोटल 2 रास्ते होंगे आगरा होकर दिल्ली जाने के। सिमिलरली अगर हम अलीगढ़ होकर दिल्ली जा रहे हैं तो लखनऊ से अलीगढ़ जाने के 2 रास्ते हैं और अलीगढ़ से दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं। 2 इंटू 2 4 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, और या तो हम आगरा होके जाएंगे या अलीगढ़ होके जाएंगे, यानी कि या तो इन 2 रास्तों से जाएंगे या फिर 4 रास्तों से। 2 + 4 हमारा आंसर आ जाएगा 6 वेज। ठीक है, गलत अप्रोच क्या होता कि लखनऊ से जाने के हमने टोटल रास्ते हम ये देखते कि 1 2 3 4, ठीक है, और ये 4 इंटू 3 12 कर देते, तो वो गलत हो जाता वहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमको अच्छे से समझ में आता है कि अगर हम मान लो इनको हम मार्क कर दें 1 2 3 एंड 4, और ये है 5 6 एंड 7, तो हमें पता है कि अगर हम 1 या फिर 2 से जाएंगे तो फिर हम 5 से होके ही जा सकते हैं फिर दिल्ली, है कि नहीं? और या फिर ये था कि हम 3 या फिर 4 से जाएं, और अगर 3 या फिर 4 से जाएंगे तब हमारे पास 6 भी अवेलेबल है और 7 भी अवेलेबल है, दोनों ही तरीकों से। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते थे दिल्ली पहुँचने के, या तो 1 होके 5 होके ये एक रास्ता था, या 2 और 5 से ये एक रास्ता था,
और अगर हम अलीगढ़ होके जा रहे हैं तो या तो 3 से जाएंगे, पहले लखनऊ से अलीगढ़, फिर 6 से जाएंगे अलीगढ़ से दिल्ली, या फिर 3 से जाएंगे लखनऊ से अलीगढ़ और 7 से जाएंगे अलीगढ़ से दिल्ली, या फिर 4 से जाएंगे लखनऊ से अलीगढ़ और 6 से जाएंगे अलीगढ़ से दिल्ली, या फिर 4 से जाएंगे लखनऊ से अलीगढ़ और 7 से जाएंगे अलीगढ़ से दिल्ली। टोटल हमारे 6 वेज आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर हमने काउंटिंग करके भी समझ लिया और लॉजिक से भी समझ लिया है कि कैसे हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ देर आर 3 रूट्स टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर एंड 4 रूट्स टू ट्रैवल फ्रॉम कानपुर टू अयोध्या, सो इन हाउ मेनी वेज कैन राघव ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अयोध्या वाया कानपुर। तो राघव को न्यू दिल्ली से अयोध्या जाना है वाया कानपुर। ठीक है, और हमें पता है कि नई दिल्ली से कानपुर जाने के टोटल 3 रूट्स हैं, 3 रास्ते हैं। कानपुर से अयोध्या जाने के 4 रूट्स हैं और वाया कानपुर जाएगा तो न्यू दिल्ली से कानपुर एंड कानपुर से अयोध्या, 3 × 4, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा आ जाएगा 12। हर एक क्वेश्चन में पहले आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है, भले ही क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो, बट अपनी एक्यूरेसी और रेपो बनाए रखने के लिए प्रॉपरली, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही, कहीं पे भी हल्का सा भी अटको तो आपको खुद से रियलाइज़ हो जाए। इसलिए सॉल्यूशन कभी भी पहले नहीं देखना है, खुद से नहीं देखना है, पहले आपको खुद से अटेम्प्ट जरूर करना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन चेक करना है। नेक्स्ट वन, प्राची हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम लाजपत नगर टू सरोजिनी नगर। प्राची को लाजपत नगर से सरोजिनी नगर तक जाना है, वो इस दूरी को बस से जा सकती है, ओके, बस से जा सकती है, या फिर कार से जा सकती है, या स्कूटर से जा सकती है, या फिर पैदल जा सकती है वॉकिंग करके। तो यानी कि दूरी तय करने के उसके पास 4 तरीके हैं। ठीक है, फिर यही दूरी तय करने के लिए उसके पास लाजपत नगर से सरोजिनी नगर जाने के रास्ते 2 हैं। दो रास्ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्राची लाजपत नगर से सरोजिनी नगर तक कितने तरीकों से जा सकती है, तो उसको रूट तो चूज करना ही है। रूट कितने हैं? 2 हैं। और मीडियम भी चूज करना है कि वो बस से जाएगी या कार से जाएगी या स्कूटर से जाएगी या वॉक करते हुए जाएगी। मीडियम हमारे पास 4 हैं, तो 2 × 4, क्योंकि दोनों ही चूज करने जरूरी है, हमारा आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है? मीडियम भी चूज करना पड़ेगा, रूट भी चूज करना पड़ेगा, दोनों ही रूट पे सारे साधन अवेलेबल हैं हमारे। ठीक है, सो 2 × 4 हमारा आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन ही है, दूरी तय करने के 2 रास्ते हैं, पर क्वेश्चन ये कह रहा है प्राची कितने तरीकों से लाजपत नगर से सरोजिनी नगर तक जा सकती है और वापस आ सकती है, जबकि जाने और वापस आने में वह परिवहन के विभिन्न तरीकों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जाते समय कुछ भी अप्लाई करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लौटते समय चाहे किसी भी रास्ते से आए, कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, इससे कोई भी फर्क हमारे क्वेश्चन के आंसर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस बार जाने का भी देखना है और लौटने का भी देखना है। ठीक है, जाना और लौटना दोनों देखना है। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमें एक रूट तय करने के टोटल रास्ते कितने थे लाजपत नगर से सरोजिनी नगर जाने के। 2 × 4 8 हमारा आंसर आया था। तो यानी कि जाने के लिए भी हमारे पास 8 तरीके अवेलेबल हैं और लौटने के लिए भी 8 ही तरीके अवेलेबल हैं, क्योंकि जाना और लौटने में कोई भी तरीका चुना जा सकता है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि जिस रास्ते से जाना है उससे लौट के नहीं आना, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 × 8 यानी कि सिंपली 64, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करने के लिए 5 रास्ते हैं हमारे पास और मुंबई से पुणे तक यात्रा करने के लिए 3 रास्ते हैं। तो न्यू दिल्ली से मुंबई तक हमारे पास 5 रास्ते हैं और मुंबई से पुणे तक 3 रास्ते हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है नई दिल्ली से पुणे तक जाने के और ऐसे 2 रास्ते भी हैं जो कि मुंबई से होके नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीति नई दिल्ली से पुणे तक कितने तरीकों से यात्रा कर सकती है। इन हाउ मेनी वेज कैन प्रीति ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पुणे। अब न्यू दिल्ली से पुणे जाना है तो या तो तरीका ये है, एक रास्ता ये हो सकता है कि वाया मुंबई जाए, ये तो एक रास्ता है, या फिर जो डायरेक्ट रास्ता है उससे न्यू दिल्ली से पुणे चली जाए प्रीति। ठीक है, और यानी कि एडिशन होगा। पहले वाले रास्ते क्या होंगे
न्यू दिल्ली से मुंबई 5 वेज हैं और मुंबई से पुणे 3 वेज हैं, 5 × 3 15 आ जाएंगे। सेकेंड वाले में न्यू दिल्ली से पुणे डायरेक्टली 2 है और इन दोनों को हम एडिशन कर देंगे, 15 + 12 हमारा 15 + 2 हमारा आंसर आ जाएगा 17। क्लियर है ये बात? ऑप्शन डी। ठीक है, न्यू दिल्ली से पुणे वाया मुंबई जाने के तो 15 ही रास्ते हैं, लेकिन टोटल रास्ते हो गए हमारे 15 + 2 यानी कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डाइस इज थ्रोन, एक पासा फेंका जा रहा है और अ कॉइन इज टॉस्ड, या फिर एक सिक्का उछाला जा रहा है, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? और गिवन है यानी कि एडिशन होगा। ठीक है, पासा फेंकेंगे, कोई भी पासा होता है हमारा, हमें पता है कि पासे में टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम पासा को फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है, यानी कि पासा फेंकने के केस में, डाइस के केस में हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स हैं। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। और अगर हम कॉइन को उछालेंगे तो उसमें तो 2 ही आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हम दोनों काम एक साथ नहीं कर रहे, या तो हम पासा फेंक रहे हैं या फिर सिक्का उछाल रहे हैं, तो यानी कि डाइस या फिर कॉइन 6 + 2 पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 8। ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहीं पे अगर दिया है पासा फेंका जा रहा है और एक सिक्का उछाला जा रहा है, यानी कि एंड हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है। पासा फेंकने के तरीके होंगे 6, सिक्का उछालने के तरीके आउटकम होंगे 2, और क्योंकि एंड है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, 6 × 2 हमारा आंसर आ जाएगा 12। कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस ये ध्यान देना है, शुरुआत में प्रैक्टिस करते धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आने लगेगा, कहाँ पे एंड कहाँ पे और, इसलिए मैं बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ पीएनसी में अप्लाई नहीं होगा, ये कहीं पर भी इन जनरल जहाँ पर भी आपको दिक्कत आता हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, अरिथमेटिक में हो, कहीं पे भी हो, कि कहाँ पे हमें एडिशन करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। कई बार कई बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है, तो यही सेम लॉजिक हमको अप्लाई करना है। ये जो दोनों प्रोसेस हमारे जो हैं, जिनको हमें या तो एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सक्सेशन में है, यानी कि दोनों करने हैं या फिर दोनों में से कोई एक करना है। जहाँ पे भी दोनों में से कोई एक करना है वहाँ एडिशन होगा, जहाँ पे दोनों ही करने हैं वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली दिमाग लगा के करना तो होगा ही। ठीक है, इलॉजिकली कुछ भी नहीं करना है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जयपुर से जोधपुर तक 8 ट्रेनें चल रही हैं। अनमोल किसी भी ट्रेन से कितने तरीकों से जा सकता है और वापस आ सकता है? ठीक है, जाना भी है और लौट के भी आना है। ठीक है, तो जयपुर से जोधपुर तक जाने के टोटल 8 रास्ते हैं जाने के, और लौटने के भी 8 रास्ते हैं। किसी भी ट्रेन से जा सकता है और किसी से भी वापस आ सकता है, कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। ठीक है, और जाना भी है और लौट के भी आना है, तो 8 × 8 64 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो कि जयपुर से जोधपुर तक जाना है, 8 ट्रेनें चल रही हैं, कितने तरीकों से एक ट्रेन से जा सकता है और किसी और ट्रेन से वापस आ सकता है, यानी कि जिस ट्रेन से अनमोल जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। तो जाना और लौटना दोनों काम तो करने हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि जिस ट्रेन से जाना है उससे लौट के नहीं आना है। तो माना हमारे पास ट्रेन हैं ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8। ठीक है, अब इनमें से जाते समय तो 8 में से कोई भी एक ट्रेन चूज की जा सकती है। माना कि T3 चूज कर ली, तो अब लौटते समय T3 से तो नहीं आ सकता, तो लौटते समय उसके पास सिर्फ 8 - 1 यानी कि 7 ऑप्शंस है। ठीक है, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, 7 ऑप्शंस हैं और दोनों काम करने हैं, तो 8 × 7 हमारा आंसर आ जाएगा 56 ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 2 अंकों की सम संख्याएं इवन नंबर्स बना सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है? पुनरावृत्ति संभव होने का या रिपीटिशन अलाउड होने का मतलब ये हुआ, ठीक है, जहां पे भी हम रिपीटिशन की बात करेंगे तो यानी कि हमारा एक 2 डिजिट का नंबर 22 भी हो सकता है या फिर 33 भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तब, और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, तो उस केस में हमारे ऐसे नंबर नहीं हो सकते थे।
ठीक है, ऐसे नंबर नहीं बनते। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ऐसे 2 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं जिनमें कि रेपिटेशन अलाउड है। 2 डिजिट के इवन नंबर से यानी कि 2 हमारी डिजिट होंगी। ठीक है, फटाफट से हमने दोनों 2 प्लेसेस बना लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर में जो हमारी इकाई की संख्या होती है, ठीक है, वहाँ पे या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है। अब क्वेश्चन में जो हमें डिजिट्स गिवन है 2, 4 और 6 गिवन है, 0 और 8 तो है भी नहीं। ठीक है, तो 2, 4 और 6 में से कोई एक आएगा, है कि नहीं? यानी कि या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। 3 तरीकों से फिलअप कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे एक फिलअप कर भी दिया है तब भी पहले वाले प्लेस में यहाँ तो 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस होंगे, और क्योंकि हमें दोनों ही चूज करना है, 5 × 3 हमारा आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन ए। ठीक है, यहीं पे बस इतना फर्क होता है कि यहाँ पे रिपीटिशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, अब हमको ये पता था कि यहाँ तो क्योंकि इवन है ऑब्वियसली 2, 4 और 6 में से कोई एक आएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और जो है ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कोई कंडीशन किसी क्वेश्चन में गिवन है तो जहाँ पे कंडीशन लगी है सबसे पहले हमें उसको ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले कंडीशन को समझना है, पहले कंडीशन को सॉल्व करना है, उसके बाद में क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पहले हम इस प्लेस को फिलअप कर देना, पहले नहीं फिलअप करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन इस प्लेस पर लगी हुई है, तो पहले ये प्लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा कंडीशन को प्रायोरिटी देनी है, कंडीशन की पहली प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद में बची हुई जगहों को हम फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे पीएनसी में ध्यान रखना है। अब हमारी कंडीशन है इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2, 4 और 6 में से कोई एक फिलअप करेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो अगर रेपिटेशन अलाउड होता 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी फिलअप करते हैं, लेकिन अब क्या है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो जो भी हमने फिलअप कर दिया है यहाँ पे, माना कि 4 फिलअप कर दिया है, तो अब ये 4 नहीं आ पाएगा इस प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 ही ऑप्शंस बचेंगे, 5 - 1। ठीक है, और 4 × 3 हमारा आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 4, 5 और 6 से 2 डिजिट्स के कितने ऑड नंबर्स बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति भी संभव है, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है हमारा। ठीक है, ऑड नंबर्स में हमको पता है क्या होता है कि अगर हमें ऑड नंबर बनाना है तो 2, 3, 4, 5 में से 3, 5 ये हमारे ऑड हैं, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करेंगे। 2 ऑप्शन हैं, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है इस वाले प्लेस पे, तो इसमें तो 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। 5 ऑप्शन हैं, 5 × 2 हमारा आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस बार हमें ऑड नंबर्स बनाने हैं बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कितने बनेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, सेम लॉजिक है, पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a question paper, there are 3 questions. Each question can be answered in 2 ways. ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन ज्योति आंसर दीज क्वेश्चंस इफ ऑल हैव टू बी अटेम्प्टेड, यानी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने हैं, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं हो सकता कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, अगर अटेम्प्ट करना है तो या तो ट्रू आंसर होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और हमें तीनों ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, और हमें तीनों ही क्वेश्चंस करने हैं। कंपलसरी है, चॉइस तो नहीं है,
यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के बजाय अगर 5 क्वेश्चंस होते, लेट अस से अगर 5 क्वेश्चंस होते हमारे, तो क्या होता, तभी हमारे हर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस ही थे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई होता है, 5 क्वेश्चन थे, 5 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 टू द पावर 5 हमारा आंसर होता, यानी कि 32। तो क्या हम जनरलाइज करके ये कह सकते हैं कि अगर हमारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते और हर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस होते, तो 2 टू द पावर n हमारा आंसर हो जाता। 2 टू द पावर n वेज होते हैं आंसर करने के, अगर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते तो, है कि नहीं? ठीक है, अगर यहीं पे हमारे पास लेटस से 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तब आंसर क्या होगा? हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस हैं, 3 3 3 6 टाइम्स, और सारे क्वेश्चंस अगर कंपलसरी हैं यानी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा हो जाता 3 टू द पावर 6। समझ में आ रहा होगा बढ़िया से? ठीक है, 3 टू द पावर 6 होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है 3 टू द पावर 6 होगा कि 6 टू द पावर 3 होगा, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है। ऑप्शन सारे क्वेश्चन में 3 है और टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल 3 टू द पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन पेपर में, हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके हैं, ट्रू और फॉल्स, लेकिन इस बार फर्क ये है, इफ शी कैन चूज टू अटेम्प्ट और लीव, यानी कि उसके पास ये चॉइस अवेलेबल है कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे या फिर छोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में चॉइस क्या होगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को लें, तो अगर अटेम्प्ट किया, ठीक है, अगर अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, तो या तो ट्रू आंसर देगी ज्योति या फॉल्स आंसर देगी, और सेकंड केस हो सकता है कि जबकि इसको लीव कर दे, यानी कुल केसेस हर एक क्वेश्चन में कितने बने, या तो ट्रू मार्क किया होगा या फॉल्स मार्क किया होगा या लीव किया होगा, टोटल तरीके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 2 तरीके हैं और लीव करने का 1 तरीका है, अटेम्प्ट और लीव, है ना, या तो आप अटेम्प्ट करोगे या फिर लीव करोगे। ठीक है, और अटेम्प्ट करने के तरीके हैं 2, लीव करने का तरीका है 1, 2 + 1 हमारे टोटल वेज हो गए 3। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके, दूसरे को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके, तीसरे के केस में 3 तरीके कि या तो अटेम्प्ट होगा या लीव होगा, अटेम्प्ट होगा ट्रू या फॉल्स होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 3 यानी कि 27। यहीं पे अगर हमारे पास 5 क्वेश्चन होते तब आंसर क्या होता, 3 टू द पावर 5 यानी कि 243। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अदिति, शमा एंड करुणा एंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 5 फ्लोर ऑफिस। 5 फ्लोर का ऑफिस है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर अदिति, शमा और करुणा लिफ्ट में एंटर करती हैं। अब उनमें से कोई भी किसी भी मंजिल पर चाहे तो लिफ्ट को छोड़ सकता है, तो कितने तरीकों से लिफ्ट को छोड़ा जा सकता है इन तीनों के द्वारा, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल 5 मंजिल का है, तो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग चढ़े, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े, ऊपर फ्लोर नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि छोड़ने के लिए हर एक के पास, चाहे हम अदिति की बात करें, चाहे शमा की बात करें, चाहे करुणा की बात करें, अदिति के पास भी 5 ऑप्शन अवेलेबल है, किसी पे भी छोड़ सकती है लिफ्ट, शमा भी 5 में से किसी पे भी छोड़ सकती है लिफ्ट, और करुणा भी 5 में से किसी पे भी छोड़ सकती है लिफ्ट, और तीनों ही लिफ्ट छोड़ेंगे, यानी कि एंड होगा। ऐसा तो है नहीं कि लिफ्ट में ज़िंदगी बितानी है, लिफ्ट तो सभी को छोड़नी है कि नहीं? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 125, ऑप्शन। बिल्कुल आसान तरीके से चीज़ों को समझते जाना है, ताकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो तो हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कि हमें अप्रोच क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रहा है, तो मेक श्योर कि कमेंट में उसको मेंशन कर दें। कोई अपने साइड से भी कोई क्वेश्चन है आपका जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो और उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि ओनली वन ऑफ देम कैन लीव द केबिन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच दे कैन लीव, ओनली वन ऑफ देम कैन लीव द केबिन।
यहाँ पे एक चीज इनकम्प्लीट है, ओनली वन ऑफ देम कैन लीव द केबिन एट वन फ्लोर। ठीक है, लीव तो तीनों ही करेंगे, बट एक फ्लोर पे कोई एक ही लीव कर सकता है। हिंदी में सही लिखा हुआ है कि एक मंजिल पर कोई एक ही लिफ्ट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो अगर एक मंजिल पे कोई एक ही लिफ्ट से बाहर निकल सकता है तो कुल कितने तरीकों से लिफ्ट को छोड़ा जा सकता है, कितने तरीके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि लेट अस से अदिति, शमा और करुणा तीनों को ही लिफ्ट को छोड़ना है, और हमें पता है ग्राउंड फ्लोर पे तो चढ़े हैं लिफ्ट में, 5 फ्लोर के ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि एक फ्लोर पे कोई एक ही लिफ्ट को छोड़ेगा। ओके, तो चलो हम अदिति से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अदिति को चॉइस मिला कि कौन से फ्लोर पे उसको लिफ्ट को छोड़ना है। हम अदिति के बजाय शमा से भी शुरू कर सकते थे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अदिति से हम शुरू करते हैं। अब अदिति को 1 2 3 4 5 में से कोई एक फ्लोर चूज करना है जिसपे उसको लिफ्ट को छोड़ना है। तो अदिति के पास कितने तरीके अवेलेबल हैं, 5 तरीके अवेलेबल हैं। माना कि अदिति ने फ्लोर नंबर 4 को चूज किया, तो शमा के पास एक तरीका कम हो गया। अब शमा फ्लोर नंबर 4 पे नहीं जा सकती, वहां पे बाहर नहीं निकल सकती, तो शमा के पास सिर्फ 4 चॉइसेस अवेलेबल हैं। अब माना कि शमा ने फ्लोर नंबर 2 को चूज किया, तो करुणा के पास सिर्फ 3 तरीके अवेलेबल हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3। हमारा आंसर हो जाएगा 5 चौको 20 3 60, 60 वेज हो जाएंगे। ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि ये कंडीशन तो है ही है कि एक फ्लोर पे कोई एक ही फ्लोर छोड़ सकता है, लेकिन फ्लोर नंबर 1 पे कोई भी लिफ्ट नहीं छोड़ेगा, कोई भी लिफ्ट नहीं छोड़ेगा। इफ दिस वॉज द कंडीशन, तब क्या होता अगर ये कंडीशन होती? ठीक है, कि कोई भी फ्लोर नंबर 1 पे लिफ्ट नहीं छोड़ेगा, तो हमें पता है कि अदिति के लिए 4 ही ऑप्शंस इस बार अवेलेबल हैं। या फिर शमा से शुरू करते हैं, तो अगर शमा सबसे पहले चूज करेगी तो 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि फ्लोर नंबर 1 पे कोई भी लिफ्ट नहीं हो सकता, तो फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल है 2 3 4 5। तो शमा के पास 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है। शमा ने कोई भी एक चूज कर लिया, फिर अदिति ने चूज किया तो उसके पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। फिर करुणा चूज करेगी, 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 3 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि आंसर आ जाता 24। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी सेम क्वेश्चन में ये कंडीशन तो है ही है कि एक मंजिल पे कोई एक ही लिफ्ट से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, जबकि ये भी हमें पता है कि करुणा ने लिफ्ट 5th फ्लोर पे नहीं छोड़ी है। तो इस बार कंडीशन आ गई एक, और कंडीशन किस पे आई है? करुणा पे आई है कि करुणा डज नॉट लीव द केबिन एट 5th फ्लोर। तो हमारे पास लिफ्ट छोड़ने के 5 ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बार एक कंडीशन है, और कंडीशन आई है हमारी करुणा पे कि करुणा फ्लोर नंबर 5 पे लिफ्ट नहीं छोड़ सकती है। ठीक है, तो अगर करुणा फ्लोर नंबर 5 पे लिफ्ट नहीं छोड़ सकती है, तो करुणा के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? हमको करुणा से ही शुरू करना पड़ेगा, जैसा हमने पहले भी देखा था कि कंडीशन की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि कंडीशन हमारी करुणा पे है, तो करुणा की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस बार। ठीक है, करुणा फ्लोर नंबर 5 पे लिफ्ट नहीं छोड़ सकती है, तो करुणा के पास 5 तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 4 3 2 1 में से कोई एक अवेलेबल है। ठीक है, लेट अस से फ्लोर नंबर 3 पे उसने लिफ्ट छोड़ी, 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे करुणा के पास। ठीक है, लेकिन अगर करुणा ने फ्लोर नंबर 3 पे लिफ्ट छोड़ी, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी अदिति या शमा भी फ्लोर नंबर 5 पे लिफ्ट नहीं छोड़ सकती हैं, तो करुणा के लिफ्ट फ्लोर नंबर 3 पे छोड़ने के बाद हमारे पास अब तो 5 ऑप्शन अवेलेबल है ना, 3 अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि 3 पे करुणा लिफ्ट छोड़ चुकी है कि नहीं? यानी कि अब अगर अदिति चूज करेगी तो उसके पास 4 ऑप्शन है, या शमा जो भी चूज करता 4 ऑप्शन है, और माना अदिति ने फ्लोर नंबर 4 को चूज किया, शमा के पास 3 ऑप्शन बचेंगे, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 4, आंसर हमारा आ जाएगा 12 4 जा 48, ऑप्शन बी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जब भी कंडीशन होगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको कंडीशन को देनी है। इस बार कंडीशन करुणा के लिए थी, करुणा को फ्लोर नंबर 5 पे लिफ्ट नहीं छोड़ना था, तो 5 के अलावा बाकी बचे हुए 4 में से किसी एक पे चूज करना था। ठीक है, तो 4 वेज थे। जब करुणा ने किसी एक को चूज कर लिया, टोटल तरीके तो 5 थे छोड़ने के, जिनमें से एक करुणा ने चूज किया है, तो उस एक को घटा दोगे तो अभी भी 4 तरीके बचेंगे।
अदिति के लिए अदिति ने 4 तरीकों से चूज किया। अब जब अदिति ने 4 के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, उनमें से किसी एक को अदिति ने चूज किया होगा, बचे हुए तरीके 3 होंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एसएससी मिनी मॉक टेस्ट देयर आर 4 सेक्शंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में 4 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस हैं और जीके बहुत हैवी आ गया, जीके में 6 क्वेश्चंस हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए कैंडिडेट सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, हर एक सेक्शन से एक सवाल करना है। तो अगर मैथमेटिक्स में 5 में से कोई एक करना है तो 5 तरीके होंगे, रीजनिंग में 4 में से कोई एक करना है 4 तरीके होंगे, इंग्लिश में 3 में से कोई एक 3 तरीके होंगे, जीके में 6 में से कोई एक 6 तरीके होंगे और सारे ही सेक्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हर जगह पे एंड आएगा, और तो है नहीं, सारे ही सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, 5 4 ज़ा 20 इंटू 18, यानी कि आंसर आ जाएगा 360। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes बी गिवन अवे टू 6 गर्ल्स व्हेन ईच गर्ल इज एलिजिबल फॉर ऑल प्राइजेस। 5 प्राइजेस हमें देने हैं, 6 गर्ल्स को देने हैं और हर एक गर्ल एलिजिबल है, पात्रता यानी कि एलिजिबल है, मिल सकता है उसको। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि ईच गर्ल इज एलिजिबल फॉर ऑल प्राइजेस, इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़की को एक से ज़्यादा प्राइज भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे प्राइजेस मान लिया कि ABCDE है, 5 प्राइजेस हैं और गर्ल्स हमारी हैं G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेटेस्ट से हर एक प्राइज अलग अलग लड़की को मिले, G6 6 लड़कियां थी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था, ये भी एक तरीका है, ये सही है, कोई ऐसा समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही लड़की को 2 प्राइज मिल जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्राइज किसी एक ही लड़की को मिल जाए। ये तीनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि हर एक लड़की सारे प्राइजेस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर एक प्राइज 6 में से किसी भी लड़की को दिया जा सकता है। अगर ये बात समझ में आ गई कि हर एक प्राइज 6 में से किसी भी लड़की को दिया जा सकता है, यानी कि हर एक प्राइज के पास 6 ऑप्शंस हैं। ए भी 6 में से किसी को भी दिया जा सकता है, बी भी 6 में से भी किसी एक को दिया जा सकता है, सारे ही प्राइज 6 में से किसी भी एक को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो और सारे प्राइज दिए जाने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 टू द पावर 5, ऑप्शन सी। हर एक लड़की सारे प्राइजेस के लिए अवेलेबल है, तो हमें प्राइज के लिए लड़की चूज करनी है कि पहला जो प्राइज है वो किसको मिलेगा। पहला यानी कि लेटर से ABCD हमने प्राइज रखे हैं, तो ए प्राइज किसको देंगे, 6 में से किसी को भी दे सकते हैं। बी प्राइज किसको देंगे, 6 में से किसी को भी दे सकते हैं। सी प्राइज किसको देंगे, 6 में से किसी को भी दे सकते हैं। सिमिलरली फॉर डी, सिमिलरली फॉर ई। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 प्राइजेस, 6 टू द पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर बस इतना होता कि एक लड़की को सिर्फ एक प्राइज ही मिल सकता है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि हर एक लड़की हर प्राइज के लिए एलिजिबल तो है, बट कंडीशन ये होती कि 1 गर्ल रिसीव्स 1 प्राइज ओनली, एक लड़की को एक ही प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन ये होती है हमारी कि एक लड़की को एक ही प्राइज मिलेगा, अगर ऐसा होता, तो ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तब क्या करते। तो अगर एक लड़की को एक ही प्राइज मिलेगा, अब अगर हम सोचें, ठीक है, तो जब हम पहला प्राइज दे रहे होंगे, लेट अस से प्राइज नंबर ए, प्राइज ए दे रहे होंगे, तो इस समय तो हमारे पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन 6 में से किसी एक लड़की को जब प्राइज दे देंगे ए, तो बी के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। बी भी किसी को दे दिया, सी के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। सी भी किसी को दे दिया, डी के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। डी भी किसी को दे दिया, ई के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 5 30 इंटू 24, यानी कि 720।
ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 गर्ल्स अपियर्ड फॉर अ टेस्ट, इन हाउ मेनी वेज टॉप 5 रैंकर्स कैन बी अरेंज्ड इफ नो 2 गर्ल्स गेट सेम मार्क्स। सेम मार्क्स नहीं मिलेंगे तो अलग अलग रैंक आएगी। टॉप 5 रैंकर्स हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने कंडीशन वाला क्वेश्चन देखा पीछे का। तो पहली रैंक के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, 6 में से किसी एक को भी पहली रैंक आ सकती है। लेकिन जिसकी पहली रैंक आ गई उसकी दूसरी तो नहीं आएगी, तो दूसरी रैंक के लिए हमारे पास 5 ही ऑप्शन हैं। तीसरी रैंक के लिए 4 हैं, चौथी के लिए 3, पांचवी के लिए 2। आंसर हमारा हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 यानी कि 720, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अ टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 5 चॉइसेस। 8 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 5 चॉइसेस हैं। इफ ईच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द टेस्ट पेपर। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में 5 चॉइसेस हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 5 तरीके हो गए, 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि अटेम्प्ट तो सभी को करना है। दूसरे को अटेम्प्ट करने के भी 5, तीसरे को अटेम्प्ट करने के भी 5, और इस तरह से 8वें को अटेम्प्ट करने के भी 5। और ये सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे मल्टीप्लाई होंगे। कितने 5 आएंगे, कितने 5 मल्टीप्लाई होंगे, टोटल 8 5s होंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 to the power 8, ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये होता कि चॉइस भी होती कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो पीछे हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं ना, जहां पे हमें पता है 5 तो चॉइसेस है अटेम्प्ट करने के। अटेम्प्ट करने के तरीके हैं 5। अब या तो अटेम्प्ट करेंगे या फिर लीव करेंगे। लीव करने का तरीका तो एक ही है, छोड़ दोगे। तो यानी कि टोटल तरीके कितने हो गए पर क्वेश्चन? 6 हो गए इस बार, 5 की बजाय। क्वेश्चन तो अभी भी 8 ही हैं, तो हमारा इस केस में आंसर हो जाता 6 to the power 8। एक तरीका लीव करने का, 5 तरीके अटेम्प्ट करने के, 6 to the power 8। ठीक है, नेक्स्ट वन, 6 प्रश्नों के एक सेट में ट्रू फॉल्स प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अ सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस कंटेन्स ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो या तो ट्रू अटेम्प्ट करेगा, कोई ट्रू आंसर करेगा या फॉल्स आंसर करेगा। इफ ऑल द स्टूडेंट्स आंसर डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स एंड मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक स्टूडेंट का आंसर जो है डिफरेंट है, तो कितने तरीकों की हमारी आंसर शीट बन सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। या कितने टोटल तरीकों से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ट्रू या फॉल्स, और टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो 2 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल तरीके कितने हुए अटेम्प्ट करने के? टोटल तरीके अटेम्प्ट करने के हो गए 2 to the power 6, और यही अलग अलग उत्तर होंगे जितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the power 6 यानी कि 64। ठीक है, 2 की पावर्स हमें 2 की पावर 10 तक बिल्कुल प्रैक्टिस में रहना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 to the power 5 है 32, 2 to the power 6 है 64, 2 to the power 7 है 128, 2 to the power 8 है 256, 2 to the power 9 है 512, और 2 to the power 10 है 1024। ठीक है, तो 64 हमारा 2 to the power 6, 64 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल 64 तरीकों की आंसर शीट हो सकती है। और जितने तरीकों की आंसर शीट हो सकती है उतने ही मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो कि एग्जाम देंगे। 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछे कि सिमिलर है, बस फर्क ये है, क्वेश्चन ये पूछा है मैक्सिमम हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। तो हमको पता है कि पहले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा, है कि नहीं? यानी कि पहले क्वेश्चन को सही करने के थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, उसके बाद में आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2 चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, दूसरे में भी ट्रू या फॉल्स, तीसरे में भी ट्रू या फॉल्स, चौथे में भी ट्रू या फॉल्स, 5वें में भी और 6ठे में भी। अब मान लिया पहले क्वेश्चन का आंसर है ट्रू,
दूसरे का है फॉल्स, तीसरे का है फॉल्स, चौथे का है ट्रू, पांचवे का है फॉल्स और छठे का है ट्रू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे? सही यानी करेक्ट अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा, ट्रू को मार्क करो। दूसरे क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका होगा, फॉल्स मार्क करो। तीसरे के लिए भी एक ही तरीका, चौथे के लिए भी एक ही, पांचवे के लिए भी एक ही और छठे के लिए भी एक ही। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना है, सारे सही उत्तर देने हैं, ऑल करेक्ट आंसर्स, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि 1 to the power 6, यानी कि 1 हमारा आंसर होगा। ओनली 1 स्टूडेंट कैन मार्क ऑल द क्वेश्चंस राइट, इजंट इट सो? ओनली 1 स्टूडेंट कैन मार्क ऑल द क्वेश्चंस राइट। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा। यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हों, ऐसे कितने स्टूडेंट के साथ में होगा? तो क्या सिमिलर लॉजिक नहीं होगा? हमें पता है कि अगर ये सही है तो ये गलत है, 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 ये गलत है। तो सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग करने के लिए हर एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रॉन्ग करने का एक तरीका होगा, फॉल्स मार्क करें। दूसरे क्वेश्चन को रॉन्ग करने का एक तरीका होगा, ट्रू मार्क करें। सिमिलरली फॉर एवरी क्वेश्चन, ऑल रॉन्ग के लिए भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 to the power 6, यानी कि 1। ठीक है, तो ऑल रॉन्ग वाला केस भी हमारा सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा। ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 4 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स इफ रेपिटेशन इज अलाउड? यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा बार आ सकता है। ठीक है, 4 letter के वर्ड्स बनाने हैं। अब क्योंकि रेपिटेशन हमारा अलाउड है तो हमें पता है टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को यूज करना है और रिपीटिशन अलाउड है तो पहले प्लेस पे हमारे पास 21 ऑप्शन है, दूसरे पे भी 21 ऑप्शन होंगे क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं सेम कॉन्सोनेंट को। तीसरे पे भी 21 ऑप्शन होंगे, चौथे पे भी 21 होंगे। आंसर आ जाएगा 21 to the power 4, ऑप्शन सी। ठीक है, यहीं पे अगर क्वेश्चन कहता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब हमको पता है पहले वाले प्लेस पे तो 21 ऑप्शन होंगे, लेकिन अब जब दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो एक तो कम हो गया होगा ऑप्शन, क्योंकि जो पहले वाले प्लेस पे यूज हो गया वो दूसरे पे यूज नहीं कर सकते। दूसरे वाले प्लेस पे 20 ही ऑप्शन रहेंगे, दूसरे प्लेस पे एक यूज हो जाएगा, तीसरे वाले प्लेस पे 19 ऑप्शन रहेंगे, चौथे वाले प्लेस पे 18 ऑप्शन रहेंगे। और सबको चूज करना है तभी तो वर्ड बनेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 × 20 × 19 × 18, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 4 digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई है, हमसे बस ये पूछ रहा है कि कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। हमको पता है कि 2 3 4 5 ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है और 2 2 2 2 ये भी तो एक 4 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पे 2 का रेपिटेशन हो रहा है। तो जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं और कहीं पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो रेपिटेशन तो अलाउड होगा, है कि नहीं? यानी कि ऐसे किसी भी केस में हमें ये सीधे समझ में आना चाहिए रेपिटेशन इज अलाउड। एक ही डिजिट 2 बार आ सकती है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और कि जैसे मान लो हमने एक नंबर लिखा 0 2 3 4, तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का तो नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट जो 0 आई है ये नहीं कंसिडर की जाएगी, तो हमारा ये 3 डिजिट का नंबर ही तो बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 डिजिट का नंबर हम बना रहे हैं तो चौथे प्लेस पे, इस प्लेस पे 0 नहीं अलाउड होगा, 0 नहीं आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये कंडीशन हमें नंबर्स में हमेशा याद रखना है। ठीक है, अनलेस कि हम कोई लॉक वगैरह बना रहे हो, ठीक है, पासवर्ड बना रहे हो, पासवर्ड तो 0000 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी बात अलग है, पिन बना रहे हो
तो उन सब की बात अलग है, बट अदरवाइज अगर हम कोई एक नंबर बना रहे हैं तो वहाँ पे पहले प्लेस पे 0 नहीं अलाउड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं अलाउड है तो 0 के अलावा बाकी सब तो अलाउड होंगे। टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? किसी को कंफ्यूजन हो तो टोटल 10 होती हैं, और 10 होती हैं तभी तो हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है, डेसिमल यानी कि 10, ठीक है। तो टोटल 10 डिजिट्स है, 0 अलाउड नहीं है पहले प्लेस पे, यानी पहले प्लेस पे 9 ऑप्शंस होंगे। दूसरे प्लेस पे तो सब कुछ अलाउड है, 0 भी अलाउड है और बाकी सारे डिजिट्स भी अलाउड है। तीसरे पे भी सारे अलाउड हैं, चौथे पे भी सारे अलाउड हैं। तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9000। और अगर ऐसे ही देखें तो हमें पता है कि 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो होता है 1000, सबसे बड़ा होता है 9999। टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। जब भी आपको नंबर्स को टोटल करना हो, ठीक है, तो टोटल हमें 4 डिजिट के नंबर्स देखने हैं। तो अगर कभी भी ऐसा नहीं करना, अगर हम कर रहे हैं 9999 माइनस 1000, कोई समस्या नहीं, कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 8999। लेकिन क्योंकि 1000 भी एक 4 डिजिट नंबर है और हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 1 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा हमारा 9000, जो कि आ रहा है, ठीक है। या फिर तरीका ये हो सकता है कि आप 9999 में से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स में ये जो बेसिक चीज़ है, ये हमेशा ये भी याद रखना है कि अगर आप लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर घटा रहे हो टोटल 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए, तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक नंबर इंक्लूड करना था आपने उसको भी घटा दिया है, ठीक है। अदरवाइज ये कन्फ्यूजन आ सकता है किसी को, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, दिमाग में, जहन में रखनी है, ठीक है। जब भी हम कभी ऐसा कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन कहीं पे हमें यूज़ करना है जहाँ पे क्या रहा है कि 25 से लेके 72 तक टोटल कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, और 25 और 72 दोनों को इंक्लूड करना है। तो अगर आप 72 में से 25 घटा रहे हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 47। लेकिन आपने 25 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जबकि वो भी इंक्लूडेड है, तो आपको +1 करना पड़ेगा, टोटल नंबर्स 48 होंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस? हर एक डिजिट को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी, ठीक है। तो हमको पता है कि अभी भी 4 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले वाले प्लेस पे तो 0 अलाउड नहीं होगा, ठीक है, यानी पहले वाले प्लेस पे तो 9 ऑप्शन हो गए। अब कोई एक नंबर हम 1 से लेकर 9 तक पहले वाले प्लेस पे रख देंगे, इसके बाद कितने नंबर बचेंगे? अब यहाँ पे तो 0 अलाउड है, ठीक है, तो पहले वाले प्लेस पे 9 ऑप्शन थे, तो एक राह रख दिया, 8 ऑप्शन तो 1 से 9 के बीच में बचे, और 0 नया ऑप्शन आ गया, तो 8 + 1 यहाँ पे भी हमारे पास 9 ऑप्शन ही रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए, 8 1 से लेकर 9 के बीच के, और एक जो है वो 0 है, ठीक है। सो टोटल 9 ऑप्शन होंगे। अब जिसको यहाँ फिलअप कर देंगे वो आगे नहीं आ सकता, तो आगे के लिए 8 ऑप्शन बचेंगे, जिसको यहाँ फिलअप कर देंगे वो आगे नहीं आ पाएगा, 7 ऑप्शन, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 इंटू 9 आ जाएगा 81 इंटू 8 7 56, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 81 6 486 का 648 हमारा हो गया, फिर आ गया 405 एंड 48 453 4536 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी देख सकते थे क्योंकि ऑप्शंस गिवन थे कि 1 इंटू 6 यानी कि 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर ऑप्शंस गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज़ भी यूज़ में आएगी, जब नन ऑफ दीज नहीं दिया हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो 81 इंटू 56 है हमारा, तो 1 इंटू 6 यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 8 इंटू 5 कितना आएगा? 8 इंटू 5 आएगा 40, ठीक है। और 8 इंटू 6 कितना आएगा? 8 इंटू 6 आता 48। तो ये जो दो डिजिट हैं यहां पे हमारा 40 से 48 के बीच में कोई वैल्यू होगी, ठीक है।
बाकी आप अपने से कर सकते हो, ठीक है। बट ये बात समझ में आना चाहिए कि 40 से 48 के बीच में कोई वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा जो शॉर्टकट में और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी है वो एक सेपरेट सेशन होगा, तब वहाँ पे ही सीखेंगे। बट ये छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो आप करते समय कैलकुलेशन नहीं लगेगा, बट आप देखते ही आंसर मार्क कर पाओगे, जहाँ पे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो रहा हो और ऑप्शंस आपके पास गिवन हो। यहाँ मुश्किल तो नहीं था, बट जहाँ पे थोड़ा और मुश्किल हो और आपके पास ऑप्शंस गिवन हो, तो हमेशा उस चीज़ को यूटिलाइज करके आप अपने समय को बचा सकते हो। और अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा तो हमेशा एक्यूरेट रहोगे, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगले 3 4 5 क्वेश्चंस, इनको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, ये भी अटेम्प्ट करना है, इसको भी खुद से अटेम्प्ट करना है। और ये भी, एंड ये वाला भी, ठीक है, ये भी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं खुद से एज होमवर्क, समझ लीजिए इसको, ठीक है। इनको अटेम्प्ट करने के बाद में ही नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।